आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। भारत का पिता कौन है? ये 1947 में जो अंग्रेजों के दलाल थे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने 1946 में, ये सब अवेलेबल है। मेरे शब्द इसलिए तीखे हैं ताकि आप जाके ढूंढें। किसी की शान में गुस्ताखी करना मेरा कोई एजेंडा नहीं है। 1946 में जो शख्स अपनी पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में 15 में से एक भी वोट नहीं मिला, वो भारत का पहला प्रधानमंत्री बन गया। उनसे ज्यादा शेम हमारे ऊपर है। इस तकलीफ के कारण इस बात को चौराहे चौराहे बोलता हूं। उस वक्त जो चुप रहे समझ में आता है, आज किसी ने चुप रहने की कोई बाध्यता नहीं है। और उसी दौर में, उस गुलाम भारत में, संयुक्त भारत में, एक शख्स कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता पे लात मार करके छोड़ के चला गया। पूरे विश्व में घूमा और भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को पूरे तौर पे चुनौती दी। और 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की। करेंसी भी चलाई, रेडियो भी चलाया, स्टाम्प भी चलाया और दुनिया के 11 राष्ट्रों ने, जिसमें से एक आज का यूएसएसआर है, मान्यता दी। लेकिन हमने सुभाष चंद्र बोस और फूल वाले चाचा के बीच में फूल वाले चाचा को चुना। यह हमारे अंदर का लालच और कायरता दिखाती है। हमें बहादुर थे ऐसा नहीं था कि आज ही कुछ बयानवीर पैदा हो गए हैं। उस वक्त भी आपके बीच में बहादुर थे। आपने बहादुरों को बहादुर नहीं कहा। लेकिन बोलते रहिए, जोर जोर से बोलते रहिए। इस लालच में मत रहिए कि मेरा बोला हुआ मुख्यमंत्री सुन लें, तो टेलीफोन करके बुलाएं कि देवरिया से टिकट ले लो। कोई नहीं सुनेगा। तब भी जो यूरोप के लोग बार बार ये कहते थे कि भारत की 21वीं सदी भारत की है, हमारे यहां भारतीय कहते थे अच्छा 21वीं सदी है, तो और तान के सो जाते थे। वो समझ रहे थे कोई 21वीं सदी आएगी, भारत कुछ मिलेगा, इन्हें प्लेट में रख के और खा लेंगे। यही 21वीं सदी के बारे में जो आपसे पूरी दुनिया कह रही थी कि 21वीं सदी भारत की होगी, यही है कि आपको इस संचार क्रांति ने 700-800 साल से जो आपने अपने अंदर आग दबा रखी थी, उसको जोर जोर से बोलिए। और उसके बोलने के कारण ही इस संचार क्रांति के माध्यम से आपने पहली बार अपने दिल पे हाथ रखिए। सच अपने आप से बोलिए, किसी सार्वजनिक मंच पे बोलने की आवश्यकता नहीं। आपने पिछले 70 सालों में वोट देने से पहले अपनी जाति, उम्मीदवार की जाति, कौन सी पार्टी, किस दलित की है, पिछड़ों की है, ठाकुर है, बनिया है, ब्राह्मण है, वगैरह 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 करके आपने वोट दिया था। कोई और जिम्मेदार नहीं है। ऐसे ऐसे आपने देश के प्रधानमंत्री चुने, ऐसे ऐसे चुने। आज हम बात करते हैं कि हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त के वंशज हैं। ये हम कह तो सकते हैं, लेकिन वोट हमने इन 70 सालों में यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया होके दिया। इस संचार क्रांति ने आपके अंदर से भ्रांतियां खत्म की और 2014 इसलिए पैदा हुआ कि पहली बार आपने सनातनी होके बोला। इसलिए पूछा नहीं किसी ने इसकी जात क्या है, क्या हो गया आपको। इस
इसलिए नहीं पूछा कि आपको पहली बार बोध हो गया कि हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, बेटी के लिए लड़का नहीं चुन रहे हैं। और जब आप बदले तो सत्ता पे बैठने वालों को इस बात का पता है कि सनातनियों ने सड़क बनाने के लिए नहीं चुना है। समझ गए वो क्या बनाने के लिए चुना है। यही वजह है 1995 में भारत का प्रधानमंत्री पुर्तगाल गया। वहां बहुत से गुजराती रहते हैं जो मेरे टच में हैं। पुर्तगाल छोटा सा देश है, एक खिलाड़ी की वजह से दुनिया जानती, बाकी किसी को पता नहीं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इस पूरे कालखंड में 450 साल तक पुर्तगालियों ने हमारे ऊपर राज किया। गोवा में वो दास्तान जाके देखिए, वो खंबा खड़ा हुआ है। हम जाते हैं गोवा में किस लिए? कि जो काम यहां नहीं कर पा रहे वहां करेंगे। इसके अलावा कोई और एजेंडा है आपका? गोवा जाइए, खूब कूदिए पानी में, लेकिन वहां आप वो भी देखिए जो मुझे दिखता है। मैं तो अभी एक फंक्शन में गया, मेरी आंखों को कुछ और दिखता ही नहीं है। वहां एक खंबा मिला मुझे, उस खंबे की कहानी पता की मैंने। फिर मुझे दो राइटर्स ने, पत्रकारों ने बताया, उनके मत को मानने को तैयार नहीं होता था, उसके दोनों हाथ बांध करके काट दिए जाते थे, इसलिए उस पोल का नाम है हथकतलू। हजारों ब्राह्मणों के हाथ काटे गए। वहीं पर एक कुआं बना हुआ है। पूरा इतिहास ऐसा नहीं है कोई हजारों साल पुराना हो। उस कुएं में हमारी माएं, बहनें, बेटियां अपनी लाज बनाने के लिए कूद गई। हर जगह आपको वो दिखता है, मुझे कुछ और दिखता है, क्योंकि मेरी निगाह बिगड़ गई है। इसलिए हर दिन चलते फिरते कोई और ख्याल आता ही नहीं जिंदगी में। और आज के युवा अगर यहां बैठे हैं, हमने भी एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्म लिया, कैरियर बनाया, और बीच पीक में उस कैरियर को छोड़ा। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ आपको बात कहना चाहता हूं कि जीवन के कई सफर निकले, स्कूल, कॉलेज, हुल्लड़बाजी, ये नौकरी, लेकिन 2013 से आज तक का दिन इतना संतुष्टि भरा है कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा कुछ और है, कुछ भी नहीं है। जहां खड़े हो, पत्थर मिले पत्थर, डंडा मिले डंडा। जब तक बंदूक नहीं मिल रही तब तक डंडा ठीक है। जो जहां खड़ा है, जैसे भी प्रतिकार कर सकता है, इस राष्ट्र को तोड़ने वाले लोगों को, इस संस्कृति को उखाड़ने वाले लोगों का अगर ये एजेंडा है आज के 2022 में, पागल कुत्ते का इलाज मंत्रों से नहीं होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। पागल कुत्ते को आखिर में गोली मारनी पड़ती है, अच्छा लगे या न लगे। आज भी 2022 के भारत में सरकार आपकी, सत्ता आपकी, 20 राज्यों में आप, इतने करोड़ हिंदुओं में अवेयरनेस, तब भी आप नैरेटिव नहीं सेट कर रहे हैं। आज भी क्या हो रहा है, वो तय करते हैं नुपुर का सर तन से जुदा, वो ये तय करते हैं, और हम फेसबुक पे लिख करके उनका प्रतिकार करते हैं। न सरकार उनकी, न व्यवस्था उनकी, उसके बावजूद भी गलत बात के ऊपर, झूठी बात के ऊपर, उन्होंने जो संसद में कानून पास हुआ, जिस पर राष्ट्रपति ने साइन किए, उस कानून के खिलाफ उन्होंने एक मूवमेंट बना दिया। एक छोटी सी जगह से सरकार कुछ नहीं कर पाई,
न्यायपालिका कुछ नहीं कर पाई और कहा कि हम इसे नहीं मानेंगे। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखिए। अभी हाल में हमारे साथी, युवा साथी विष्णु शंकर जैन, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिनके पिताजी हरिशंकर जैन, जिन्होंने राम जन्मभूमि के ऊपर एक ऐतिहासिक फैसला उनके कारण हुआ था, जब उसने बाबा की खोज कर ली मस्जिद के अंदर, तो आपने देखा ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने टेलीविजन पे बैठे और धारा प्रवाह। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कभी कभी कॉन्फिडेंस का लेवल यह भी होता है कि कोई आदमी इतने एग्रेसिव होकर आपसे बात करता है तो आपको लगता है कि यह सच ही कह रहा होगा। टेलीविजन पे भी हाल की घटना का जिक्र मैं आपके सामने कर, यह नैरेटिव नहीं चला, नहीं रखा,